So once again welcome to class 12 केमिस्ट्री और हम लोग कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 12, चैप्टर 8 है, सॉरी। ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ग्रुप सेकंड से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो हमारी सीरीज बनती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऐसे, राइट। इनमें बेसिकली जो n-1 d ऑर्बिटल होता है वो फिल होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी एंटर्ड एज पर द अफबव प्रिंसिपल, राइट। उसके अकॉर्डिंगली जब हम चलते हैं तो इन ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट जो हैं वो सीरीज बनाते हैं। ये पीरियड 3 होगा, ये पीरियड 4 होगा, ये पीरियड 5 होगा, ऐसे 6 एंड 7 थी। तो मैंने पहले के लिए क्या बोला था? इट्स द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दूसरे के लिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड के लिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड सो ऑन। और मैंने वहां पे एलिमेंट्स भी लिखवाए थे, स्टार्टिंग एंड फाइनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? z equals to 21 to z equals to 30। ये कौन सा था? स्कैंडियम था। और ये कौन सा था? जिंक था, राइट। तो जिंक मतलब स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पहले तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और क्या पढ़ा था हमने? रेडियस। ऑब्वियसली जब एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयोनिक रेडियस का क्या होने वाला है? वो भी डिक्रीज करने वाला है। अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना? व्हाट अबाउट IE, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? सर एस ब्लॉक के कंपैरिजन में हाई होती है और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में लोअर होती है। यस, एंड आल्सो इट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। Ionization energy is the energy required to extract electrons from the shell, right? यही होती है definition. Ionization energy is the energy required to extract electron from the, जब एक निकालते हैं तो फर्स्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन हम शेल से निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल से तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है एंड सब्सिक्वेंटली थर्ड एंड फोर्थ होती है, राइट। So ionization energy as compared to S block and कौन सा था? मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल वाले जो ग्रुप हैं उनकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। प्लस व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है and hence the ionization energy also increases. ऐसे कुछ था? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी थी क्या? वेरिएबल या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। Yes. ठीक है, क्यों? बिकॉज यहां पे n-1 d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल, दोनों सबशेल्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए कोई भी एलिमेंट इन ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि n-1 d और ns
सबशेल्स इन्वॉल्व रहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो दे एग्जिबिट मल्टीपल टेंडेंसीज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो जब वो चार्ज हम एक्वायर करते हैं उसको हमने नया नाम क्या दिया टेक्निकली, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात क्लियर है? Have we discussed anything about the paramagnetism? अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है, दे रिएक्ट विद मिनरल एसिड, यानी HCl और H2SO4 से रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट H2 गैस। ऐसा हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था कॉपी डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और इंपॉर्टेंटली दे शो पैरामैग्नेटिज्म। अब ऐसा क्यों, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड d orbitals, because of the partially filled generally d orbitals। क्योंकि पार्शियली फील्ड होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को अलाइन कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को अलाइन कर देगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आ गए। तो जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑर्बिटल्स में अलाइन हो जाती है तो वो कौन सा फिनोमिना होता है, पैरामैग्नेटिक फिनोमिना होता है। और एज सून एज वी विथड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, राइट? तो दिस प्रॉपर्टी इज मेनली एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया था या नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो करते जाते। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इसके बारे में बात हुई थी हमारी। यस सर। क्या हुआ था, कलर कंपाउंड क्यों बनाता है? इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट। एक्वस कब बोलते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को वाटर में मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। एक्वस स्टेट की जगह पे एक्वस सॉल्यूशन लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। कलर कंपाउंड क्यों होते हैं भाई? यस, नाउ मेक इट अ स्टार पॉइंट। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ D to D DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, जैसी विजिबल लाइट इन मेटल्स पे, इन एलिमेंट्स पे पड़ती है या इनके कंपाउंड पे पड़ती है, क्योंकि d ऑर्बिटल ऑलरेडी पार्शियली फिल्ड है, यानी कहीं ना कोई ऑर्बिटल खाली होगा, तो जैसी एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, जहां पे गलती से पेयरिंग हो गई होगी, या ये समझो d ऑर्बिटल 1 2 3 5 और यहां पे S, यहां तो पेयरिंग हो गई पहले क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेट कम होती है, ठीक है? तो यहां पे अभी 3 इलेक्ट्रॉन, जैसी एनर्जी मिलेगी ये क्या करेगा, ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहां पे आ जाएगा, राइट? तब क्या हो गया, अनपेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो एक्साइटेड स्टेट में जाके हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, लेकिन वो वापस भी तो फिर ग्राउंड स्टेट पे आता है। जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा होता है, एक रेडिएट एनर्जी जो उसे एब्जॉर्ब की होती है, ठीक है? अब जब वो रेडिएट करता है, दैट रेडिएशन फॉल्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, दैट फॉल्स इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम।
और दैट्स व्हाई हमें कलरफुल कंपाउंड दिखाई देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? एंड इट इज बिकॉज ऑफ due to the transition of electrons in transition elements. Clear हुआ? I will share you the PDF notes. तो चिंता नहीं करो, अभी सिर्फ समझो चीजों को, और जो जो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँ आप ले लो, कॉपी आउट कर लेना। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो सब बेसिक्स था, हम लोगों ने पीरियड टेबल में भी पढ़े हैं बहुत सारी चीजें। अब आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब ये क्या चीज है? इसको ऐसे समझो, कॉपर क्लोराइड कंपाउंड है, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर नाइट्रेट भी एक कंपाउंड है, राइट? व्हाट अबाउट दिस? क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल घुस गया, है ना? वाटर मॉलिक्यूल घुस गया। अब एज पर नॉर्मल अगर हम आयोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग की बात करें तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इसमें अटैच हो गया। कैसे हुआ? कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके पास n-1 d ऑर्बिटल भी है और s ऑर्बिटल भी है। ठीक है, जब वो d ऑर्बिटल एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है तो इट गिव्स स्पेस फॉर अदर मॉलिक्यूल्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसको अपना d ऑर्बिटल फ्री फिल करना है। ट्रांजिशन मेटल को अपना d ऑर्बिटल फिल करना है। अब या तो वो किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले या किसी के इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, यानी कोई कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो होता है इसको लीगेंड बोलते हैं। ये समझाऊंगा कैसे क्या होता है उस चैप्टर के अंदर। अभी फिलहाल ये समझो कि क्या है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस। अब रीजनिंग क्या देंगे इसकी हमें? अभी यहां तो कुछ रीजनिंग देनी है ना, ये वाला एग्जांपल देके तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिल चाहिए। तो पहला रीजन होगा स्मॉल साइज हाईली चार्ज्ड आयन। तो इट अट्रैक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन गिवर है, इलेक्ट्रॉन डोनर से उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पहला। दूसरा, अभी जो मैंने बोला वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से दिस ट्रांजिशन मेटल accommodate the extra molecule और extra element। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट जो भी बोर्ड पे लिखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसका क्या मतलब है जरा सोचो, मैं एक सेकंड में आया जरा। हाँ, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? अगर ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, उसमें कैटलिस्ट डाल दे तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रिएक्शन को असर करने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली क्या करता होगा? हम कहते थे अभी तक ब्रिज करता है, एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है, यहाँ से ए के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, यहाँ से बी के एटम्स भी आ जाते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, फाइनली सी प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे कुछ कहते थे, है ना? अब इसका लॉजिक समझो।
ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मेजर इशू क्या है? पार्शियली फिल्ड और अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, या है तो थोड़े हैं, उसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या करता है, दोनों को एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आता है। ए और बी से, दोनों से इलेक्ट्रॉन लेके अपना डी ऑर्बिटल फॉर अ टाइमिंग भर लेता है, ठीक है। इन द मीन टाइम ए और बी रिएक्ट कर जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे आके, देन सी बन जाता है, तो कैटलिस्ट बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? Yes, sir. मेकिंग सेंस? ठीक है ना? तो इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन वैरायटी ऑफ, वैरायटी कैसे लिखते हैं यार, समझा? हाँ, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। अच्छा, और इट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, सीपीडी मतलब कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो आनायंस होते हैं दे फॉर्म्स द एजेस कॉर्नर्स ऑफ द लैटिस, उसके बीच में यहाँ पे कहीं पे स्पेस होता है, ये स्पेस क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो हमारा मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल है, इट फॉर्म्स एम पॉजिटिव यानी कैटायन बनाता है। इसका साइज तो वैसे ही छोटा होता है, ये और छोटा हो जाता है आयोनिक, तो ये जाके इसमें फिट हो जाता है। तो सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Because of its small size, cations, ठीक है। ओके, एक और चीज आती है, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जब मेटल टू मेटल बन के एक सॉल्यूशन बना देते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड तो नहीं होता ना, सॉलिड भी होती है, गैस भी होता है, और गैसेस स्टेट भी होती है, सॉलिड स्टेट भी होती है, और लिक्विड स्टेट भी होती है। तो जो सॉल्यूशन सॉलिड टू सॉलिड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, राइट। अब एलॉय लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज बनाते हैं, इसका रीजनिंग क्या दे सकते हैं, क्या हो सकती है आपके साथ? ड्यू टू, because they mutually interchange their substitution, because they mutually substitute, क्या लिख दिया यार, substitute each other, मतलब तुम मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाता हूं। एक मेटल ये है ए, एक मेटल बी है ये, इसने इस पोजीशन पे आके ये इस पोजीशन पे आ गया, क्योंकि इससे क्लोजली है, एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वो दोनों एक दूसरे के स्पेस को एकोमोडेट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन दैट सिचुएशन क्या बनेगा? तो एलॉयज कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे, हाँ है ना। अभी तो मैंने दो मेटल तीसरा भी डाल दूं तो, चौथा भी डाल दूं तो, ठीक। अब आता है एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑक्साइड, ये पॉइंट नंबर 1 है इसका, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन metals of low oxidation state are basic in nature. मतलब मैंने आपको बताया शुरुआत में कि बिकॉज ऑफ द d orbital and -1 d orbital, it can
give various types of ions, +1 ion, +2 ion, +3 ion, +5 ion, even +7 ion तक जा सकता है. अभी हम आगे देखेंगे इसके अंदर, राइट? तो ये क्या है? +1, +2, +3, +5. इट्स अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उसके जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर. मतलब whenever that compound we add into a water in aqueous solution, they give OH negative ions, right? लेकिन oxide of transition metal of higher oxidation state are amphoteric or acidic in nature. ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं. अभी तक हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, उसके अंदर बेसिकली मैंने बार बार मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा, आपने ऑब्जर्व किया हो, n-1 d ऑर्बिटल की बात कर रहा था, जिसमें d सबशेल हमारा फिल हो रहा है, राइट? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स. f ब्लॉक एलिमेंट में बेसिकली अब n-1 d की जगह पे अब n-2 f चलेगा, कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इट विल एंटर इनटू द f सबशेल या फिर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ f, राइट? अब वो कौन से f में जाएगा, 4f में जाएगा कि 5f में जाएगा, उसके हिसाब से ये ट्रांजिशन सीरीज दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है. वन इज लेंथेनाइट्स, अदर इज एक्टिनाइट्स. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. f ब्लॉक एलिमेंट ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं दो पार्ट्स में. If last electron enters 4f orbital, ठीक है, we call such series is lanthanide series, या lanthanide ही बोल तो काफी रहेगा. ठीक है, in this case if last electron enters 5f orbital, such series is termed as actinide. ठीक है, ये बात समझ में आती है, एक्टिनाइड्स. अब इसके अंदर से अब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें, तो पहले मैं एक्टिनाइड के बारे में बोलना चाहूंगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करने का ये है, एक्टिनाइड्स basically show +3 oxidation state. जनरली अब f ऑर्बिटल में कितने f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7. तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अंदर? 14. तो f ऑर्बिटल को 14 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 14 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लैंथेनाइड में भी और एक्टिनाइड्स में भी. इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो पीरियड टेबल के नीचे दो सीरीज बनी हुई हैं, दो पीरियड्स बने हुए हैं छोटे अलग से सेपरेटली. ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो लेंथेनाइड वाली जो जिन 14 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जिन 14 एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी क्लोज है कि हम उसको सेपरेट स्पेस दे ही नहीं पा रहे मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, उनका एटॉमिक साइज इतना क्लोज है कि उसको डिफरेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, डिस्पाइट के एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. भाई इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, राइट? इन द सिमिलर मैनर जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका f5f ऑर्बिटल में जाता है,
तो उसके अंदर जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी वेरी क्लोज टू एक्टिव, बहुत क्लोज होती है, तो इसलिए उसको अलग से रखा गया एक्टिनाइट सीरीज के अंदर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Actinide generally give +3 oxidation state, लेकिन highest +7 is the highest। मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ये भी देते हैं, लेकिन इसमें कॉमन क्या है +3, और उसमें भी सबसे ज्यादा +3 के अलावा +7 तक भी जाते हैं। ठीक, तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। अब लैंथेनाइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दे आर ऑफ द फॉर्म xenon 4f1214 5d01, ठीक है, 6s2। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ये तो ऑलरेडी फील्ड है क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेट इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, तो ये तो फुलफिल ऑलरेडी है। जब इन दोनों की बारी आएगी तो पहले किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। क्लियर है बात? ये हो गया उसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंटर है इसके साथ, मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट इन कलर, ठीक है। और क्या क्या होता है? जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज बोलना शुरू करो प्रॉपर्ट। डक्टिलिटी, डक्टाइल, मेलिएबल, गुड कंडक्टर। जब गुड कंडक्टर बोल रहा हूं तो यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों आ गए, वरना मैं स्पेशली मेंशन कर। यस, लस्ट्रस, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। और जब हाई डेंसिटी होगी तो इससे क्या लिंक हो गया? हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। बट एक चीज जिसको ध्यान रखना है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी। जब हम किसी मेटल वायर के साथ लोड लटका देते हैं, कितना वो अपने आप को एक्सपैंड कर पाता है बिना टूटे, जिसको हम लोगों ने 11th में फिजिक्स में पढ़ा था, इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर सॉलिड्स की इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था, राइट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा तेरी? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो मैंने अभी क्या बोला? प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी। तो लैंथेनाइड्स की प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी तो नॉर्मल रूटीन वाले ही प्रॉपर्टीज है। क्लियर? Yes. अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? प्रिंसिपल का मतलब क्या? मोस्टली लैंथेनाइड की जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए नजर आएंगे, एक्सेप्ट, यानी अब एक्सेप्शन लिखना है +2 in Eu+2 and +4 in Ce+4। ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक। ओके, मोस्टली lengthenides
form colored compounds या lanthanide ions. Lanthanide ions are colored. रीजनिंग क्या दोगे? जो रीजनिंग हमने ट्रांजिशन डी वाले कॉन्सेप्ट पे दी थी, क्या वहां पे क्या होगा? ड्यू टू एफ टू एफ ट्रांजिशन और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं ड्यू टू एफ टू एफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें खेल किसका है? 4f ऑर्बिटल्स का। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. चल इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से ले लो ताकि फिर मैं इस लेंथ टॉपिक पे कवर कर ही दूंगा अभी नेक्स्ट 5-7 मिनट्स के अंदर। Done, sir. ओके। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ पैरामैग्नेटिज्म के बारे में क्या सोचते हो, क्या होगा? मोस्टली lanthanide exhibit paramagnetism. Reason being the same. Paramagnetism. Reason being the same due to presence of unpaired electrons. किसमें? Obviously 4f में या 5f में। अभी लेंथन की बात करें तो 4f की बात करेंगे। इन 4f ऑर्बिटल या सबशेल। क्लियर? अब यहां पे की Yes. पॉइंट है तुम्हें ध्यान रखना है, lanthanide ions do not exhibit paramagnetism. कौन से? सारे नहीं। Lanthanide ions do not exhibit paramagnetism. Those who have those with थोड़ा सा मतलब अंग्रेजी हो जाएगी, either no 4f electrons or completely filled 4f electrons. मतलब या तो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, ठीक है, या 4f कंप्लीटली फिल होगा। और पैरामैग्नेटिज्म कब आता है? जब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब आता है? जब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल 1, पहला केस को लिखने के लिए नो 4f इलेक्ट्रॉन्स के लिए lanthanum +3 एंड cesium +4। ये क्या है? नो 4f इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं। एग्जाम्पल 2, YB +2 and
Lu+3, इसमें कंप्लीटली फिल्ड 4f होता है। तो ऑब्वियसली जब अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी में नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो, ऐसे आयन पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। अब +1 +2 आ रहा है तो ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक तो समझ रहे हो ना, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज कर पाए। सेम विद द हाइड्रोक्साइड, अगर वाटर से रिएक्ट कर दिया, ऑफ जनरली बेसिक इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट इज lanthanides tarnish easily in air because why? Because they burn to form ट्राइऑक्साइड। क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है तो ट्राइऑक्साइड जनरली वो बनाएगा। लेकिन यहां पे है एक एक्सेप्शन, क्या? एक्सेप्ट CeO2। एक्सेप्ट CeO2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। Yes, sir. आ रही है दिक्कत? No, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, अगेन अ स्टार मार्क, इज lengthenoid contraction। अभी मैंने बताया कि 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उससे जो 14 एलिमेंट बनते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, उनका साइज इतना माइन्यूटली डिफर करता है क्योंकि प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, एक आध का छोड़कर, राइट? तो एक्चुअल बाइफर्केशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसी वजह से हमने एक नाम दिया lengthenide contraction। पर हमने इसको डायरेक्टली जोड़ दिया एटॉमिक साइज से, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज across first inner transition series is called lengthenoid contraction। आया समझ में? हाँ सर, आई बात समझ में? सर एक बार दोबारा बताऊं? यस सर। देखो लैंथेनाइड्स के अंदर क्या है, बेसिकली 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने हैं। अब एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 14, क्योंकि f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 14 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। यस सर। लेकिन ये क्या है? ये इनर्शियल है। ये क्या है? इनर्शियल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, 4f 1 to 14, 5d 0 और 1, 6s2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी आखिर की। इससे पहले जो हमारा इनर्ट गैस है
राइट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहां ऐड हो रहे हैं, इससे कुछ बचेगा तो यहां आएंगे, और ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो इनर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर? अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पे साइन बढ़ना चाहिए। यस, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो शील्डिंग इफेक्ट में मैंने क्या बताया था आपको? शील्डिंग इफेक्ट में मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्जन फेस करनी पड़ती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसकी वजह से ये एक्सपैंड करता है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इस शेल को रिपल्जन, इस ऑर्बिटल को रिपल्जन मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से मान लो हमारी रेडियस -15 से डिक्रीज कर गया और शील्डिंग इफेक्ट से +2 बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कौन सा रहा? कॉन्ट्रैक्शन पे। कंट्रैक्शन का। तो एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है। अब एटॉमिक साइज कम हो रहा है और इनके म्यूचुअल एटॉमिक साइजेस के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, और उसकी वजह से जो उनकी केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी ऑलमोस्ट सेम जा रही है। ठीक है। तो क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज तो कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज तो कर रहा है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन में, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत बिल्कुल ही कोइंसिडेंस आ रही है हम लोग हमारे पास। तो इस सबको मिला के हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आज यही रोकते हैं क्लास को, एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हमें कुछ मेजर कंपाउंड्स करने हैं डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, लाइक KMnO4 एंड अदर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, Okay, sir. चलो करो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताओ।